अब तक के सबसे महान एस्केप आर्टिस्ट हैरी हॉडिनी को फिल्म की शुरुआत में एक पुल के किनारे पर खड़ा दिखाया गया है, जिसमें हर कोई धातु की जंजीरों में बंधा हुआ है और कूदने के लिए तैयार है। हॉडिनी ने पृष्ठभूमि में उल्लेख किया है कि जबकि अन्य लोग अपने व्यस्त जीवन से दूर जाना चाहते हैं, वह हमेशा जोखिम भरा काम करके मृत्यु से बचने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद वह पुल से और जमी हुई झील में कूद जाता है, जबकि भारी भीड़ विस्मय में देखती है। फिल्म तब 17 साल पीछे चली जाती है, जब हॉडिनी और उसकी पत्नी बेस हॉडिनी वहां दर्शकों के लिए प्रदर्शन करने के लिए वेश्यालय जैसी स्थापना पर पहुंचते हैं। हॉडिनी हालांकि अपना मन बदल लेता है और जगह की गंदी और खस्ताहाल स्थिति को देखने के बाद छोड़ने का फैसला करता है। दूसरी ओर बेस का दावा है कि चूंकि वे पैसे से बाहर चल रहे हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उसके बाद वह उपस्थित लोगों को सूचित करती है कि हॉडिनी एक ऐसा कार्य करने जा रहा है जिसमें वह एक ट्रंक से बच निकलेगा जिसे सील कर दिया गया है, जबकि वह अभी भी हथकड़ी में है। भले ही अधिकांश लोग चकित हैं, उनमें से एक हंसता है क्योंकि वे जो हथकड़ी लाए हैं वे नकली हैं और कोई भी ऐसा कर सकता है। हालांकि हॉडिनी दर्शकों से कहता है कि उसे जो भी हथकड़ी दी जाएगी वह उसे पहनेगा क्योंकि उसके पास हमेशा एक बैकअप योजना होती है। हैरानी की बात यह है कि जिस व्यक्ति ने उनके प्रदर्शन को नकली होने का आरोप लगाया था, वह एक पुलिस अधिकारी निकला और उसने उन्हें असली हथकड़ी लगा दी। हॉडिनी शुरू में तीव्र दबाव के परिणामस्वरूप चिंता का अनुभव करता है, लेकिन जब अधिकारी उसके हाथों में कफ रखता है तो वह क्रोधित हो जाता है। वह फिर धीरे धीरे दूर हो जाता है और इसे खोलने के लिए अपने बेल्ट में छिपे एक पिन जैसी डिवाइस का उपयोग करता है। पुलिस वाले सहित भीड़ तुरंत इससे प्रभावित होती है और हर कोई उसका सम्मान करता है क्योंकि वे उसकी सराहना करते हैं। हॉडिनी उस बिंदु से पूरे संयुक्त राज्य में सर्वश्रेष्ठ पलायन कलाकार के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने न केवल अपनी हथकड़ी बल्कि अपने शरीर के चारों ओर लिपटी धातु की जंजीरों से बचने के बाद कई अतिरिक्त शो करना शुरू किया। बेस एक रात कहती है कि वह प्रदर्शन के अलावा कुछ और करना चाहती है, लेकिन हॉडिनी यह स्पष्ट करती है कि वह उस तरह से वापस नहीं जाना चाहती जैसे चीजें हैं। इसके बजाय वह दुनिया का सबसे अच्छा एस्केप आर्टिस्ट बनना चाहता है। नतीजतन दृश्य कई दशक पीछे चला जाता है, जब हॉडिनी और उनके भाई दास एक भ्रमकारी समूह को प्रदर्शन करते हुए देख रहे थे। हॉडिनी इस प्रदर्शन से इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है कि वह खुद को एक जादूगर के रूप में काम करने और उससे तुरंत जीविकोपार्जन करने की कल्पना करने लगता है। और जैसे जैसे दिन बीतते हैं, वह छोटी छोटी तरकीबें चुनता है और उनसे कुछ पैसे कमाता है। हालांकि हॉडिनी अपनी मां के लिए पैसे घर लाता है और उसे खुश करता है, उसके पिता को अपने बेटे के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए विशेष रूप से पसंद नहीं है। वह अपने परिवार को अपने भाई के साथ कम उम्र में छोड़ देता है और अपने दम पर कुछ करने का फैसला करता है। हॉडिनी भाई सड़कों पर एक साथ प्रदर्शन करना शुरू करते हैं और अपनी मां के लिए धन जुटाते हैं। हॉडिनी ने एक दिन अपने भावी साथी को कुछ साल बीत जाने के बाद सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए देखा। बिव्स नर्तकियों के एक समूह के साथ प्रदर्शन कर रहा है। वह उसे गुप्त रूप से प्रदर्शन करते देखता है और जल्दी से उसकी सुंदरता से प्यार करने लगता है। वह प्रदर्शन के बाद बेस से संपर्क करता है और पूछता है कि क्या वह उसके साथ सहयोग करना चाहेगी। वह हाँ कहती है। उस बिंदु से दोनों बहुत करीब हो जाते हैं और जाने माने व्यक्तियों के लिए जादू करते हुए दुनिया की यात्रा करते हैं। उसका भाई हॉडिनी दास, जो अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं, प्रासंगिक बने रहने के लिए उनकी रणनीतियों की नकल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हॉडिनी को यह पसंद नहीं है, इसलिए वह और भी खतरनाक चालें करने का फैसला करता है जो कोई भी कोशिश करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसके बाद सेटिंग 1896 में बदल जाती है, जब हॉडिनी और बेस एक प्रसिद्ध जेल में जाते हैं और अनुरोध करते हैं कि हेड शेरिफ उसे बंद कर दें। अपेक्षित रूप से शेरिफ ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वे केवल अपराधियों को बंद कर सकते हैं। हालांकि हॉडिनी क्रोधित हो जाता है और ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है जब वह उनकी जेल की गुणवत्ता का मजाक उड़ाने लगता है और कारण के लिए $100 की शर्त लगाता है। इससे हमें पता चलता है कि हॉडिनी इसे हटाना चाहता है क्योंकि उसे बहुत ध्यान मिलेगा, भले ही उसने अखबारों को भुगतान न किया हो। बस हॉडिनी को उसके जाने से पहले एक चुंबन देता है और शेरिफ उसे बहुत अच्छी तरह से पकड़ता है। शेरिफ इस संभावना पर गौर करता है कि उसने उसके मुंह में कुछ डाला है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। हॉडिनी एक मेटल की ओपनर का उपयोग करता है जिसे उसने समुद्र के साफ होने के बाद जेल से बचने के लिए बेस को चूमने के बाद निगल लिया। नतीजतन मीडिया उन्माद में विस्फोट करता है और हॉडिनी तुरंत प्रसिद्धि प्राप्त करता है। अब भी प्रशंसक उन्हें बड़ी अधिक सुरक्षित जेलों से भागने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वर्ष 1900 में हॉडिनी इनमें से एक चुनौती को स्वीकार करता है और एक चाल चलने के लिए शिकागो, इलिनॉइस की यात्रा करता है। इस बार वह अपने पूरे शरीर में धातु की जंजीरों से ढका हुआ है और यहां तक कि उसका मुंह भी बंद है, जिससे यह विश्वास हो जाता है कि बेस ने उसे चाबी दी थी जब वे पहले चुंबन कर रहे थे। हालांकि हॉडिनी बिना कोई निशान छोड़े जेल से भागने में कामयाब हो जाता है, जिससे गार्ड बहुत निराश हो जाते हैं। उन्हें 5 मिनट तक बंद रखा गया। हॉडिनी को द हैंडकफ किंग और द ब्रेकर ऑफ द चेन्स के रूप में जाना जाता है क्योंकि उसने कई जेल डकैती की थी। हॉडिनी को एक दिन सामान की खरीदारी करते दिखाया गया है। वह मालिक डब्ल्यू से मिलता है, जो दावा करता है कि उसने दुकान में अधिकांश वस्तुओं को डिजाइन किया है और ऐसा लगता है कि वह उसे अच्छी तरह से जानता है। जिनका काम वास्तव में हॉडिनी को प्रभावित करता है, विशेष रूप से वह जिसने कलाकार को उल्टा लटक कर पानी से भरे डिब्बे से बाहर निकलना होता है।
हॉदिनी और बेस कुछ दिनों बाद जिम की कार्यशाला में पानी कंटेनर अधिनियम के लिए बनाए गए मॉडल को देखने के लिए लौटते हैं। हॉदिनी जिम के सहायकों द्वारा सहायता प्राप्त करते ही बॉक्स में कूद जाता है, यह निर्धारित करने के लिए कि वह कितनी देर तक पानी के नीचे सांस लेने में सक्षम होगा। वह कुछ मिनटों के लिए प्रभावशाली ढंग से स्थिर रहने के बाद बाहर निकलने का संकेत देता है। दुर्भाग्य से हालांकि कंटेनर के शीर्ष पर आयताकार बॉक्स फंस जाता है, क्योंकि जिम और उनकी टीम हॉदिनी को मुक्त करने का प्रयास करती है, जिससे आसपास के सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। जिम के हाथ में एक कुल्हाड़ी होने का सौभाग्य है, जिसका उपयोग वह कंटेनर को तोड़ने और हॉदिनी को मुक्त करने के लिए करता है। दृश्य तब उछलता है जब हॉदिनी एक बड़ी भीड़ के सामने पानी के कंटेनर की चाल का लाइव प्रदर्शन कर रहा होता है। इसके अतिरिक्त वह दर्शकों को सूचित करता है कि आपात स्थिति में अग्निशमन विभाग के कार्यालय के प्रमुख कंटेनर को खोलने के लिए एक कुल्हाड़ी का उपयोग करेंगे। उसके बाद हॉदिनी ने कार्य शुरू किया, उसके पैर आयताकार बॉक्स में फंस गए। शो के मेजबान के रूप में जिम अनुरोध करता है कि सहायक कंटेनर को कवर करें। हॉदिनी को हिलाए बिना कुछ मिनट बीत जाने के बाद दर्शक चिंतित होने लगते हैं। नतीजतन शिकागो अग्निशमन विभाग का प्रमुख कंटेनर को तोड़ने के लिए आता है, और जब वह घूमता है तो हॉदिनी खुद प्रकट होता है। क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा, भीड़ विस्मय से दहाड़ती है। अमेरिकी गुप्त सेवा के निदेशक हॉदिनी की जांच शुरू करते हैं, क्योंकि जादूगर की लोकप्रियता देश भर में बढ़ती है। उनका मानना है कि हॉदिनी एक गैर-दस्तावेजी अप्रवासी है जो व्यर्थ की चालों के माध्यम से लोगों को धोखा दे रहा है। सौभाग्य से हालांकि ब्रिटिश गुप्त सेवा MI5 के प्रमुख हॉदिनी से संपर्क करते हैं, इससे पहले कि कोई बाधा दिखाई दे। ब्रिटिश और अमेरिकी दुश्मनों से गुप्त जानकारी के बदले विलियम हॉदिनी के जन्मस्थान को हंगरी से संयुक्त राज्य अमेरिका में बदल देता है। हॉदिनी योजना का पालन करता है और शानदार कैसर परिवार के लिए प्रदर्शन करने के लिए जर्मनी की यात्रा करता है। गोलियों को पकड़ने वाली लगभग असंभव जादू की चाल करने के बाद वह अंततः उन्हें उड़ा देता है। उसके बाद हॉदिनी विलियम के अधिकारियों में से एक रिले के साथ एक बैठक में जाता है और उसे कुछ गुप्त जानकारी देता है जो उसने कैसर के आसपास रहते हुए सुनी थी। उनके काम ने रिले को वास्तव में प्रभावित किया है और इसके लिए उन्हें बहुत प्रशंसा भी मिलती है। उसके बाद वह चला जाता है, लेकिन हॉदिनी को रूसी व्याकरण के साथ एक लाल किताब देकर अगले मिशन के लिए तैयार करने से पहले नहीं। हॉदिनी और उसके साथी ने कुछ दिनों बाद पीछा किया। मॉस्को, रूस में बेस को एक प्रतिष्ठित और शक्तिशाली परिवार के लिए प्रदर्शन करते देखा जा सकता है। हॉदिनी एक चतुर खेल खेलता है जिसमें वह उनका स्नेह जीतने के लिए उनकी इच्छाओं को पूरा करने का वादा करता है। वह उन्हें अपनी इच्छाओं को लिखने के लिए कहता है और परिवार की बेटी को एक चुनने देता है। क्रेमलिन की घंटी बजाओ, यह कहता है। इस इच्छा का सभी लोग मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि क्रेमलिन में एक सदी से भी अधिक समय से नहीं बजाया गया है। लेकिन हॉदिनी होने के नाते जादू के माध्यम से एक छोटी सी रस्सी बनाता है और छोटी लड़की को उसे खींचने देता है। उसके ऐसा करते ही क्रेमलिन की घंटी बजनी शुरू हो जाती है, जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। याद में माथा भी टेकते हैं। विलियम को सूचित किया जाता है कि अगले दिन लंदन में हॉदिनी जब उससे मिलता है तो रूसी क्या कर रहे होते हैं। विलियम ने उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उनकी प्रशंसा की और पूछा कि उन्होंने क्रेमलिन की घंटी कैसे बजाई। हॉदिनी प्रदर्शित करता है कि सब कुछ पूर्वनियोजित था। उसने चुपके से उस इच्छा को बदल दिया जो उसने छोटी लड़की द्वारा चुनी गई इच्छा के लिए तैयार की थी। और जब लड़की ने रस्सी खींची तो उसका सहायक जिम, जो दूर से देख रहा था, ने क्रेमलिन बेल को शूट करने के लिए अपने स्नाइपर का इस्तेमाल किया। विलियम जाने से पहले हॉदिनी से कहता है कि अब वह चाहता है कि वह जर्मन राजदूत के पास जाकर उनसे कुछ उपयोगी जानकारी प्राप्त करे। इसके बाद दृश्य जर्मनी में स्थानांतरित हो जाता है, जहां हॉदिनी जर्मन राजदूत और दर्शकों के लिए एक नई चाल का अभ्यास कर रहा है। जिम का उल्लेख है कि हॉदिनी तिजोरी के अंदर कैद है, जहां उसके पास सांस लेने के लिए केवल 10 मिनट हैं। हालांकि हॉदिनी वास्तव में सुरक्षित के बजाय राजदूत के कार्यालय के अंदर कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की तलाश कर रहा है। दुर्भाग्य से राजदूत एक लड़की के साथ अपने कार्यालय में लौटता है। जब वह चारों ओर ताक झांक कर रहा होता है, हॉदिनी को तिजोरी के अंदर छिपने के लिए मजबूर करता है। इससे भी बदतर, राजदूत ने नोटिस किया कि तिजोरी थोड़ी खुली है, जिससे उसे ठीक से ताला लगाने के लिए प्रेरित किया गया। भले ही हॉदिनी ताले खोलने में माहिर है, फिर भी वह दबाव महसूस करने लगता है, क्योंकि वह कभी भी वास्तविक तिजोरी के अंदर नहीं गया है। हालांकि जैसे ही समय समाप्त होता है, वह याद करता है कि वह हैरी हॉदिनी है जो इतिहास का सबसे महान मनोरंजन करता है। वह उस क्लिक को याद करके तिजोरी में लगे तालों की संख्या गिनना शुरू करता है, जब राजदूत ने इस प्रेरणा से उसे बंद किया था। इसके अतिरिक्त वह प्रत्येक लॉक को सफलतापूर्वक अनलॉक करता है और कुछ ही मिनटों के लिए तिजोरी से बाहर निकलता है। जब जिम मंच पर लौटता है तो उसे पता चलता है कि तिजोरी बेस की 10वीं वर्षगांठ के कई उपहारों से भरी हुई है। मंच में प्रवेश करने से पहले और बीस को अपना साथी होने और पिछले 10 वर्षों से उसे सहन करने के लिए धन्यवाद देने से पहले हॉदिनी विलियम से मिलता है और उसे दस्तावेज सौंपता है। हालांकि वह नकली इशारे को नापसंद करती है। प्रदर्शन के बाद वह हॉदिनी का सामना करती है और दावा करती है कि वह केवल दर्शकों का मनोरंजन करने की परवाह करता है। दोनों के बीच बहस होने के बाद हॉदिनी अकेले बाथरूम में रात बिताती है, क्योंकि एक बात दूसरी की ओर ले जाती है। एक दिन जिम और हॉदिनी एक थिएटर में चार्ली चैपलिन का वीडियो प्रदर्शन देख रहे थे। हॉदिनी को लगता है कि चार्ली कुछ खास नहीं कर रहा है, लेकिन जिम उसे बताता है कि वह नया चैलेंजर है। हॉदिनी देर रात अपने घर वापस जाता है और एक बार फिर ब्यास से लड़ता है।
उत्तरार्ध का कहना है कि हौदिनी को अपने जीवन को जोखिम में डालना बंद कर देना चाहिए, लेकिन वह कहता है कि वह लोगों को भ्रमित करना और इसे जीवित करना पसंद करता है। हौदिनी ने अपनी अगली चाल में बर्फ से भरे गिलास का उपयोग करने का फैसला किया क्योंकि दोनों ने अपनी बातचीत जारी रखी। उसके बाद वह जल्दबाजी में बाथरूम में जाता है और जिन को बर्फ की बाल्टी लाने और उन्हें बाथटब में डालने के लिए कहता है। इसके बाद वह बर्फ से भरे बाथटब में लेटकर अपनी अगली हरकत की तैयारी करते हैं। कुछ दिनों बाद धातु की जंजीरों से बंधे अपने हाथों से एक पुल के किनारे पर खड़े होकर हौदिनी को जमे हुए पानी के एक कुंड में कूदने के लिए तैयार होते हुए देखा जाता है। यह फिल्म की शुरुआत का ही सीन है। हौदिनी की छलांग के बाद बेस डर और चिंता का अनुभव करता है। हालांकि उसकी खुशी के साथ साथ बाकी सभी के लिए हौदिनी कुछ ही मिनटों में अपने पानी के नीचे की हथकड़ी और धातु की जंजीरों से खुद को मुक्त करने में सक्षम है। दूसरी ओर हौदिनी जैसे ही प्रदर्शन खत्म होता दिखाई देता है, पानी के बहाव में बह जाता है। वह थोड़ी देर के लिए संघर्ष करता है, भागने की कोशिश करता है, जब तक कि वह अपनी मां को एक दृष्टि से नहीं देखता। वह उसकी सहायता और निर्देशन से जमे हुए पानी से सुरक्षित बाहर निकल जाता है। बेस एक बार फिर घर पर अपने पति के साथ लड़ाई में शामिल हो जाती है क्योंकि वह देखती है कि हर बार जब वह अपने स्टंट करता है तो वह अपने जीवन को खतरे में डाल देता है। हौदिनी शुरू में क्रोधित हो जाता है और निकल जाता है, लेकिन बाद में वह अति प्रतिक्रिया के लिए उससे माफी मांगने के लिए घर लौटता है और अब से केवल सुरक्षित कार्य करने के लिए सहमत होता है। इसके बाद हौदिनी ने अगले कृत्य में अपने जीवन को जोखिम में डाले बिना एक हाथी को पतली हवा में गायब करके दर्शकों को चौंका दिया। प्रदर्शन के बाद पहले से ब्रिटिश एजेंट द्वारा उनसे संपर्क किया गया, रिले, जो उसे कुछ गुप्त जानकारी लाने के लिए वाशिंगटन और यूरोप की यात्रा करने के लिए कहता है। हौदिनी ना कहने की कोशिश करता है, लेकिन रिले उसे यह कहकर मना लेता है कि विश्व भ्रमण उसके प्रशंसकों के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बाद दृश्य 1914 के एम्पायर थिएटर में स्थानांतरित हो गया, जहां दर्शकों के बीच शर्लक होम्स के लेखक सर आर्थर भी हैं। हौदिनी एक ईंट की दीवार के पीछे चलने का अभिनय करके सभी को चौंका देता है क्योंकि वह उत्सुकता से देखता है। आर्थर प्रदर्शन के बाद हौदिनी से उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करने के लिए व्यक्तिगत रूप से संपर्क करते हैं। दुर्भाग्य से आर्थर के जाते ही जिम हौदिनी से मिलता है और उसे एक टेलीग्राम पत्र भेंट करता है। हौदिनी ने अपने भाई के पत्र की जांच की जिसमें उन्हें उनकी मां के गुजर जाने की सूचना दी गई थी। हौदिनी खबर से तबाह हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही वह उसके पास जाती है, उसे बेस द्वारा उसकी गोद में ले जाया जाता है। हौदिनी ने बेस से अपने भाई को अपनी मां को दफनाने से रोकने के लिए कहा जब तक कि वह शांत न हो जाए, अंतिम संस्कार में पहुंच जाए। जिम हौदिनी से पूछता है कि क्या वह अगले दृश्य में अपनी मां के अंतिम संस्कार में अपनी मां के संपर्क में आने के लिए अपने पिछले कृत्यों में इस्तेमाल की गई अलौकिक शक्ति का उपयोग कर सकता है। दूसरी ओर हौदिनी यह स्पष्ट करता है कि यह नाटक केवल दर्शकों को हंसाने की एक चाल थी और उसके पास कोई अलौकिक शक्तियां नहीं हैं। त्रासदी के बाद हौदिनी का व्यक्तित्व पूरी तरह बदल जाता है। वह अधिक फिल्में देखना शुरू कर देता है, लेकिन हर दिन वह अपनी मां के संपर्क में आने के लिए दैवीय शक्तियों का उपयोग करने की कल्पना करता है। वह कई भेदक लोगों के संपर्क में आने की कोशिश करता है जो कहते हैं कि वे लोगों की आत्माओं से बात कर सकते हैं। हालांकि वे सभी नकली निकले। 1925 में हौदिनी ने उन्हें बेनकाब किया और उनके बारे में एक किताब भी लिखी। हौदिनी फिर से सर आर्थर और लेडी डॉयल से मिलती है, जिनमें से बाद वाली एक भेदक होने का दावा करती है। लेडी डॉयल उसके साथ एक व्यक्तिगत बैठक की तैयारी करती है और दावा करती है कि वह उसे उसकी मां के संपर्क में ला सकती है। उसी समय एक ज्योतिषी आता है और जब हौदिनी उसे अपना भविष्य बताने के लिए कहता है तो वह उसकी हथेली पड़ती है और कहती है कि वह जल्द ही मर जाएगा। उसके बाद हौदिनी अपनी मां को डॉयल्स के साथ फिर से जीवित करने की तैयारी कर रही है। लेडी डॉयल के बारे में कहा जाता है कि वह हौदिनी की मां की भावना से प्रभावित थी क्योंकि वह एक पेंसिल उठाती है और कागज के एक टुकड़े पर कुछ लिखती है। हौदिनी इस प्रक्रिया से प्रसन्न है और अपनी मां से संपर्क करने के लिए लेडी डॉयल का आभार व्यक्त करता है। दुर्भाग्य से लेडी डॉयल द्वारा लिखे गए ग्रंथ नकली हैं जब हौदिनी ने उनकी जांच की। इस तथ्य के बावजूद कि उनकी मां अंग्रेजी भी नहीं बोल सकती थी, उन्होंने पाठ में अंग्रेजी लेखन की खोज की। इसके अतिरिक्त वह जिन को बताता है कि उस दिन उसका जन्मदिन था और उसकी मां इसे कभी नहीं भूल पाएगी। वह लेडी डॉयल को एक धोखा घोषित करता है और समाचार पत्रों और रेडियो कार्यक्रमों के साक्षात्कार में उसे और सर आर्थर को उजागर करता है। इसके अतिरिक्त वह घोषणा करता है कि वह किसी को भी $25,000 की पेशकश करेगा जो उसकी मृत मां से संपर्क कर सकता है। हौदिनी 1926 में कुख्यात क्लैरवॉयंट मार्गरी से मिलने के लिए बोस्टन, मैसाचुसेट्स का दौरा करता है। वह उसके एक टेबल सेशन में शामिल होकर उसके अकेलेपन को प्रकट करता है। मार्गरी हौदिनी से उसके होटल के कमरे में गुस्से से मिलता है और उसे बहकाने की असफल कोशिश करता है। इसलिए उसके जाने से पहले वह हौदिनी से कहती है कि वह जल्द ही गुजर जाएगा और वे उसके बाद उसकी आत्मा के मालिक होंगे। पानी से भरे एक आयताकार बॉक्स से बचने का कार्य हौदिनी द्वारा डेट्रॉयट, मिशिगन में अपने आगामी प्रदर्शन के दौरान किया जाएगा। हौदिनी ने कई बार चाल चली है, लेकिन इस बार उसका टखना टूट गया। एक डॉक्टर शो के बाद उसे देखने आता है और उसे आराम करने के लिए कहता है, लेकिन हौदिनी का कहना है कि वह अपने शो को मिस नहीं कर सकता है, इसलिए वह टूटे हुए टखने के साथ प्रदर्शन जारी रखने का फैसला करता है। बाद में एक आदमी हौदिनी के पास जाता है जब वह अपने प्रशंसकों के साथ होता है और लेडी डॉयल के खिलाफ बोलने के लिए उसे पेट में घूंसा मारता है। हौदिनी दर्द से कराहता है, लेकिन वह इसके बारे में ब्यास या जिम को नहीं बताता है और बस अपने अगले शो में जाता है। दुख की बात है कि दर्शकों से बात करते समय वह अचानक गिर जाता है, जिनको तुरंत एक एम्बुलेंस बुलाने के लिए प्रेरित करता है। हौदिनी को अस्पताल में खोलने पर डॉक्टरों को पता चलता है कि उसके पास एक टूटा हुआ अपेंडिक्स है और उसके बचने की बहुत कम संभावना है। हौदिनी को डॉक्टरों में से एक द्वारा बुरी खबर की सूचना दी जाती है क्योंकि वे उससे संपर्क करते हैं। वह इस बारे में भी बात करता है कि कैसे हौदिनी एक महान कलाकार है जिसने लाखों लोगों को उनकी समस्याओं को भूलने में मदद की।
दूसरी ओर बेस और जिम समाचार के बारे में पता लगाते हैं और तबाह हो जाते हैं। खबर के बाहर होते ही बेस को ऐसे लोगों के कई पत्र भी मिलते हैं जो हौदिनी के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं। वह तरह तरह के शब्दों से द्रवित हो जाती है और अंत में महसूस करती है कि उसके पति ने दुनिया भर के लाखों लोगों को कितना खुश किया। दुख की बात है कि हौदिनी का 52 साल की उम्र से पहले निधन हो गया, जबकि उनकी देखभाल करने वाली नर्सों में से एक में उनकी मां की दृष्टि थी। महान हौदिनी का निधन सार्वभौमिक शोक से मिलता है। न्यूयॉर्क शहर के चर्च में पहले अध्यात्मवादी रेवरेंड आर्थर फोर्ड अंत में हैरी हौदिनी के साथ संपर्क में रहने की कोशिश करने के लिए श्रीमती हौदिनी को अपने एक सत्र में आमंत्रित करते हैं।